गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाया था ना। उसमें तुम लोग पता नहीं कौन थे कौन नहीं, मुझे नहीं पता, पर जो नहीं थे उसको एक बार रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर, मतलब एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसमें हम किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को, किसके लिए, थेरेपी के लिए। ठीक है, आप कहते हैं कि टू मेंटेन होम्योस्टेटिस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड्स शुड आल्सो बी कांस्टेंट। होम्योस्टेटिस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी फ्लूइड्स शुड आल्सो बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, यहां किसको मेंटेन करना है हमको, ठीक है, और कंसंट्रेशन किसका, कहां पे, ठीक है, और उसको हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ताकि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, एक मतलब अगर 2 ml है तो 2 ही ml रहे, 4 ml है तो 4 ही ml है। अब ये ना कि एक बार 20 हो जाए एक बार 2 हो जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, ठीक है, एक तो ये होगा कि मेंटेन करता है किसको, होम्योस्टेटिस। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी डिस्टर्ब। अब देखो कोई पर्सन जब बीमार हो जाता है लंबे समय से, उसको बुखार है, कभी लगा है तुमको बुखार, लगा है, जब तुमको उठने का होश ना हो, नहीं लगा तुमको, तो ऐसे भी उठने का होश नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी कमजोरी आ जाता है, समझे, जरूरी नहीं है कि मतलब कभी कभी ऐसे बैठे बैठे लगेगा कि जा हमको क्या हो गया, पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, खास करके जो पतले पतले लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कहता है कि ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल जो कि लंबे टाइम तक क्या है, बीमार है, ठीक है, या फिर अंडरगो सर्जरी, मतलब उनका सर्जरी हुआ है, ठीक है, या फिर रिमेन्स अंडर प्रोलॉन्ग्ड अनफेवरेबल कंडीशन, और ऐसे कंडीशन में रहे हो जो उनके लिए फेवरेबल ना हो, मतलब उस कंडीशन में वो कभी रहे ना हो। ठीक है, मान लो अब कोई कोमा में चला गया, जिंदा तो है बेचारा, लेकिन खाएगा पिएगा तो नहीं, उस शरीर को लगेगा, ड्रिप चढ़ते रहता है ना हमेशा। तो ये सब चीजें क्या हो गया, इन सब वजहों से क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है आपके बॉडी में। ठीक है, तो उस टाइम क्या इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, जो सोडियम, ये पोटासियम, कैल्शियम, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ही हुए, तो इन सब की आपके बॉडी में कमी हो जाती है। तो इन्हीं को पूरा करने के लिए हम ये थेरेपी यूज करते हैं। ठीक, तो यही कहता है कि इस लाइन का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस तब होता है जब कोई इंसान बहुत लंबे समय से बीमार हो, उसका सर्जरी हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो, या क्या कहते हैं बहुत मतलब कि असहाय कंडीशन में रहा हो, मतलब ऐसा कंडीशन जो उसके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो उन सब कंडीशन में क्या हो सकता है, उनका लेवल जो है वो घट जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ड्यू टू सच रीजन आर। अब देखो ये तो चलो घट गया, मतलब डिक्रीज हो गया, अब इसको मेंटेन करेंगे कैसे, कैसे मेंटेन करेंगे, बाय द रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडमिनिस्टर्ड एक्सटर्नली। तो इसको हमको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को एडमिनिस्टर करेंगे एक्सटर्नली। ठीक है, उसके बाद है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी इज टू रिस्टोर एंड मेंटेन द कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपका इलेक्ट्रोलाइट का, वो है कि जो आपके बॉडी फ्लूइड्स के कंपोजिशन है या बॉडी फ्लूइड्स है, वॉल्यूम, उनकी जो वॉल्यूम होती है, देखो बॉडी फ्लूइड्स जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है उनकी भी अपनी अपनी वॉल्यूम होती है ना, कि इतने ml में ये प्रेजेंट है, इतने ml में ये प्रेजेंट है। तो टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो होगा किसका, बॉडी फ्लूइड्स का, और कंपोजिशन जो होगा उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब देखो हमको मेरे बॉडी में 5 ml चाहिए तो चाहिए, है ना, अगर ये 1 ml हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, है ना। जहां हमको 5 ml की रिक्वायरमेंट है वहां हमको 1 ml बचा है, तो हम कैसे जिएंगे, जी सकते हैं, नहीं जी सकते। तो इसीलिए कहता है कि जब आपका वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब घटता है, तो उसके बाद आपके लिए क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ना, जानलेवा हो सकता है, जान भी जा सकती है आपकी, या आप किसी ऐसे कंडीशन में पहुंच सकते हो जो बहुत सीरियस है ना। तो उसके बाद कहते हैं एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड फॉल इन कार्डियक आउटपुट। अब देखो
जब ये आपका होगा लाइफ थ्रेटनिंग होगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आपका सही से नहीं हो जाए। और आपके बॉडी में सर्कुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो आप रह पाओगे नहीं। तो ये जो सर्कुलेशन में इम्पेयरमेंट होती है तो उसके वजह से रिजल्ट क्या आता है, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है ना, एंड फॉल इन कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो भी आपका घट जाता है ना। ऑब्जर्व ड्यू टू, अब देखो ये बात हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा कार्डियक आउटपुट घट गया, बॉडी फ्लूइड्स घट गए, ठीक है ना। तो वो ऐसे पता चलेगा जब आपका टाइनी ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आपके बॉडी में होते हैं कि नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और वर्क करना छोड़ देंगे प्रॉपरली। तब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ कुछ तो हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे और जाके पूछोगे हमको क्या हुआ है, फिर वो बताएंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, है ना। कभी कुछ हुआ तो नमक पानी पी लिया, ये जिसको रेगुलर बेसिस पे हो रहा है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रही यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात। अब देखो रिप्लेसमेंट थेरेपी, पता है आपको जो भी आपके बॉडी में मिसिंग है उसको वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, फुलफिल करेगा। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट की मिसिंग रहेगी तो उसको पूरा करेगा, है ना। और उसके बाद होम्योस्टैटिस आपको पता है, इम्पेयरमेंट इन सर्कुलेशन मतलब ब्लड का फ्लो रुक जाना या घट जाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। The various mechanism of the body under normal physiological condition maintain the electrolyte balance and thus there is no need। अब देखो कोई अच्छा खासा इंसान रहेगा तो उस पर हम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों ट्राई करेंगे, है ना। अब इंसान कोई मतलब वो तो है ना ट्रायल मशीन कि उस पर ट्राई कर रहे हैं, जब वो अच्छा खासा चंगा भला है, चल रहा है, हंस रहा है, बोला, उस पर क्यों हम रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्राई करोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारा मन किया, तुमने कर दिया, है ना, चलो इस पर रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। पता चला ज़्यादा हो गया, वही मरमरा गया, है ना। अगर कम होने से भी मतलब कि इतना प्रॉब्लम है तो ज़्यादा होने से तो और भी प्रॉब्लम होते होंगे, है ना। तो क्या कहता है कि इसीलिए कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका क्या है, मतलब कि जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है या ऐसे कंडीशन से गुजरे हो, जो बीमार रहे हो लंबे समय तक, है ना। हेल्दी पर्सन में इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर खाना पीना ले रहा है उसको क्यों हम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कहता है कि हाउ देयर में सेवर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन कंडीशन लाइक डायरिया, प्रोलॉन्ग फीवर, वॉमिटिंग, ट्रॉमा। इसमें से आप लोगों को क्या क्या हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है और फीवर भी हुआ है, वॉमिटिंग भी, डायरिया हुआ नहीं है किसी को भी नहीं हुआ, पता चला पते ना हो, वॉमिटिंग भी हुआ है, ट्रॉमा किसी को हुआ है, हाँ। ऐसे घर जाके तो बड़ा बोलते हो कि बहुत टेंशन है मुझे, परेशान मत करो, है ना। सबको बोलते हो कि बहुत टेंशन रहता है मुझे, पढ़ना होता, ये करना होता हो, जबकि कोई ट्रॉमा नहीं है तुम लोग के लाइफ में, है ना, ठीक है। तो ट्रॉमा होता है कि ये भी इन सारे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी से लॉस हो सकते हैं, मतलब खत्म हो सकते हैं, या उनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक। ये हो गया। आप देखो देयर आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखो रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो आपके क्या यूज होते हैं, सॉल्यूशंस यूज होते हैं, वो आपके क्या क्या होंगे, सोडियम पोटासियम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब इसमें सोडियम भी यूज होगा और पोटासियम भी यूज होगा। सोडियम से एक रिप्लेसमेंट थेरेपी बनेगा, पोटासियम से एक बनेगा, है ना। और दोनों साथ में भी मिलके बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। दूसरा आपका क्या है, पेरेंट्रल मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन। मैग्नीशियम का एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा लेकिन कैसे होगा, पेरेंट्रली होगा। पेरेंट्रली का मतलब आईवी से, मतलब डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, कैल्शियम रिप्लेसमेंट। कैल्शियम को रिप्लेस करेंगे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सिंपल से याद रखना कि ये 3 सॉल्यूशन बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 4 सॉल्यूशन है, सोडियम का, पोटासियम का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, ठीक। और ये चारों हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो कहता है कि सोडियम पोटासियम रिप्लेसमेंट में क्या होता है, देखो सोडियम इज चीफ इलेक्ट्रोलाइट। चीफ का मतलब क्या होता है,
मुखिया सरदार होता है ना सबका, ऐसा ही टाइप में रख लो कि मतलब मेन जो आपका क्या होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। कहता है फॉर्म्स आर पार्ट ऑफ मेनी रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्ट। क्या है, रिप्लेसमेंट नहीं है वो, तो क्या बोला, जोर से बोलो। हाँ गुड, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब आपका हाँ इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, उसको कवर अप करने का काम कौन करता है, रिप्लेनिशमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कि ये आपका सोडियम आपका चीफ इसीलिए है क्योंकि ये फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैनी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आपके इलेक्ट्रोलाइट को गेन करने में जो काम करते हैं उसमें ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब कहते हैं सोडियम रिप्लेनिशमेंट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट एज इट कंटेन्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। क्या कहता है आपका कि ये जो आपका रिप्लेनिशमेंट होता है सोडियम का वो किस पे बेस्ड रहता है, क्योंकि क्या करते हैं ये यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको यूज किया जाता है सबसे पहली बात। उसके बाद क्या कहते हैं, किसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखो अलग अलग इंग्रेडिएंट लोगे। अब एक चीज तो वो तो फिर तो उसी का खूबी हो गया, कॉम्बिनेशन तो क्या बनाएगा, जब सोडियम अकेले रहेगा तो कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा किसी के, तो उसके लिए उसको अदर इंग्रेडिएंट चाहिए, तो वो इंग्रेडिएंट लेता है जिसके वजह से वो एक क्या बनाता है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है। दैट कुड रिस्टोर द ड्यूरिंग एन, जो तुम एक्सरसाइज जाते हो जिम करने के लिए, फलना करने, उसमें भी तो लॉस होता है ना, किसका, सोडियम का। कैसे लॉस होता है, हाँ ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारा लॉस होता है इसीलिए, है ना। तो इसलिए तो ये बात याद रखना कि एक्सरसाइज करने में भी क्या होता है, आपका लॉस होता है। तो इसलिए हद से ज्यादा एक्सरसाइज भी खराब होता है, उतना ही करो जितना तुम अपने बॉडी में रीगेन कर सको, ठीक है, ला सको उतना ही करना। ज्यादा करने लगोगे तो, अब मान लो ये करने लग गया तो इसका क्या होगा, है ना। तो इसीलिए, और अगर ठीक है करो भी तो अच्छी बात है, करो, लेकिन जितना तुम अपना वेस्ट कर रहे हो उसको फिर गेन भी करो, अदरवाइज फिर दूसरे दिन कर नहीं पाओगे, है ना एक्सरसाइज। उसके बाद है क्या, टू अचीव दिस गोल इट इज नेसेसरी टू एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाय प्रॉपर एडिशन ऑफ। अब देखो कोई भी चीज को इधर से उधर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो हमेशा एक्टिव तो होता नहीं है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं, है ना। उसको किसके मदद से एक्टिवेट करेंगे, एलानिन और जिंक के मदद से, ठीक है। अब कहते हैं कि दिस रिजल्ट इन कंप्लीट एंड रैपिड रिप्लेनिशमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सॉल्ट। क्या कहता है कि रिजल्ट जो आपका बनेगा वो ये बनेगा कि जो कंप्लीट एंड रैपिड रिप्लेनिशमेंट होगा किसका, इलेक्ट्रोलाइट, एज कंपेयर टू, इसका ज्यादा होगा, जो आपका रैपिड होगा ये किसका, एन इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉल्ट। अगर मान लो कि जैसे कहते हैं ना पी लो ये नमक पानी पी लो, भाई वो काम करेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं करेगा। अगर ज्यादा लॉस हो गया है तो उस मैटर में आपका ट्रेडिशनल सॉल्ट काम नहीं करेगा, वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट ही काम करेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट ही काम करेगा। डन है, क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत भी होगा तो कहाँ तुम लोग बोलने वाले। उसके बाद चलो ये तो हो गया, उसके बाद इन आवर बॉडी पोटासियम। अब देखो ये तो हो गया खाली सोडियम का था, इसको कॉम्बिनेशन में बनाया ना सोडियम पोटासियम, तो हमने सोडियम पढ़ा। अब बचा क्या यहाँ पे, पोटासियम भी आपका क्या है, एक मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन है। और सोडियम क्या है, कैटायन है या एनायन है, कैटायन ही है, बस वो क्या है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर। याद करो इन सब चीजों को, याद। चलो पोटासियम तो आपका हो गया एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रासेलुलर, है ना, सॉरी इंट्रासेलुलर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। अब आपका पोटासियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उसको भी रेगुलेट करने का काम करेगा और न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होगा उसको भी, ठीक। अब कहता है कि फॉर थेरापेटिक पर्पसेस, मतलब मेडिसिनल यूज के लिए आपका क्या है, पोटासियम सॉल्ट एक्ट एज एन इसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, किसके लिए, एज अ थेरापेटिक एजेंट, ठीक।
उसके बाद क्या कहते हैं, बट व्हेन यूज्ड इम्प्रॉपरली इट मे बी टॉक्सिक। मैंने तुम्हें क्या बताया था इम्प्योरिटी में, तुमने पढ़ा था ना, कोई भी चीज क्या होता है हद से ज्यादा, हाँ तुम्हारे बॉडी को जो नीड है तुम वही लोगे ना, अगर उसे एक्स्ट्रा लोगे तो क्या हो जाओगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो क्या होता है, कहता है आपका कि फॉर थेरापेटिक पर्पज पोटासियम सॉल्ट एक्ट एज एन इसेंशियल कंपोनेंट। थेरापेटिक पर्पज के लिए तो ठीक है, बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है आपका, इसेंशियल बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन व्हेन यूज्ड इम्प्रॉपरली इट मे बी टॉक्सिक। जब इसको आप क्या करोगे, इम्प्रॉपर वे, मतलब बिना बेवजह आप पोटासियम ले रहे हो तो वो आपके लिए क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिसिटी, है ना। आप कहता है कि किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालना, है ना। तो क्या कहता है कि किडनी प्ले अ वाइटल रोल इन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन ऑफ पोटासियम। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोटासियम आयन, जो भी यहाँ रहेगा, सोडियम रहेगा, सोडियम कैल्शियम जो भी रहेगा सबको वो एक्सक्रीट करेगा, फिल्टर करेगा और बाहर निकालेगा सबको, ठीक। कौन, किडनी। इसीलिए किडनी जो क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आप कहता है कि however aldosterone helps to enhance the reabsorption of sodium as well as secretion of potassium by kidney। aldosterone क्या होता है आपका, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। उसका काम क्या है, इसको इनहेंस करना, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का और सेक्रीशन पोटासियम का, और ये किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा होगा, ठीक है। अब देखो ये तुम दो पढ़ रहे हो ना, पोटासियम और सोडियम साथ में, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा और पोटासियम को सेक्रीट करने का काम करेगा, ठीक। अब है आपका फॉर दिस पर्पज किडनी एब्जॉर्ब पोटासियम ऑफ बॉडी टिश्यू मेनली। अब देखो एब्जॉर्ब तो करेगा पोटासियम आपके किससे, बॉडी टिश्यू से, लेकिन वो बॉडी टिश्यू मेनली कौन से होंगे, कौन से होंगे, लिवर और मसल्स के जो आपके आएंगे टिश्यू, उनको वो ज्यादातर एब्जॉर्ब करेगा। कहता है ना कि फॉर दीज पर्पज किडनी एब्जॉर्ब पोटासियम, पोटासियम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, बॉडी टिश्यू से करेगा, लेकिन वो बॉडी टिश्यू जो मेनली होंगे वो कौन से होंगे, लिवर और मसल्स के, ठीक है। लूजिंग टू मच पोटासियम हैपेंस व्हेन द किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव टू मच ऑफ इट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो मतलब कि कब आपके पास ऐसा होगा कि मतलब जो पोटासियम की कमी होगी, क्यों होगी बॉडी में पोटासियम की कमी या सोडियम की ही कमी क्यों होगी, क्योंकि किडनी क्या करता है या जीआईटी ट्रैक क्या में, जीआईटी में क्या होता है कि वो आपके बॉडी में जो जरूरत की भी चीजें रहती है कभी कभी उसको भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ज्यादा जब वो पोटासियम को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कौन, किडनी और डाइजेस्टिव सिस्टम, जब आपका बहुत ज्यादा रिमूव कर देते हैं तो उसके वजह से क्या होता है आपके बॉडी में पोटासियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, जिसकी भी होगी उसकी कमी हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब देखो मेन कॉजेज ऑफ रेनल एक्सक्रीशन, जहां भी रेनल आया, रेनल का मतलब किडनी से, और किडनी का काम ही क्या है, एक्सक्रीट करना। तो ये जो कहता है कि मेन कॉजेज मतलब कि किसकी वजह से आपका रेनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम होता है, पहला क्या है आपका डायोरेटिक थेरेपी। डायोरेटिक थेरेपी में क्या होता है, क्या होता है, पढ़ लो नीचे लिखा होगा, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन को यूज करते हैं जो कि क्या करता है आपका एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायोरेटिक थेरेपी, ठीक है, जिसमें हम एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो चाहे उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उस थेरेपी में, डायोरेटिक थेरेपी में, ठीक है। उसके बाद है लार्ज डोज ऑफ एनाइनिक ड्रग्स। ये आपका क्या है, पोटासियम क्या है, एनाइनिक है या कैटाइनिक, कैटाइनिक है, और सोडियम कैटाइनिक है। अब जब मान लो कि ये सब तो कैटायन है, लेकिन हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, खाली एनाइनिक ड्रग। बॉडी में क्या चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बैलेंस चाहिए, चाहिए ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको दोनों ही लेना पड़ेगा। अगर हम खाली निगेटिव ही ले रहे हैं तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि जब आप लार्ज डोज में क्या ले लेते हो, एनाइनिक ड्रग्स को, उस केस में आपका रेनल एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तीसरा क्या आपका रेनल डिसऑर्डर, जब आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उस केस में, है ना। तो ये तो हो गया, चलो यहाँ पे लिख दिया है कि डायोरेटिक थेरेपी क्या होता है, एल्डोस्टेरोन क्या होता है।
रेनल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, कोई भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, फिल्टर, किडनी का काम ही क्या होता है, फिल्टर करने का, और जब रेनल डिसऑर्डर होगा तो फिल्टर करने का जो उसका पावर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो और ये क्या करता है, बैलेंस भी फ्लूइड को करता है, वो भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब वजह है किसके, पोटासियम का एक्सक्रीशन का, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो चलो कि मतलब हो गया सोडियम पोटासियम, ठीक है। अब सोडियम पोटासियम में भी आपके एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन जिसको हम ORS कहते हैं, ठीक है। ये सब भी आपके क्या है, एग्जाम्पल है किसके। अब देखो ये सब आपस, वो तो चलो कॉम्बिनेशन फॉर्म में था कि सोडियम और पोटासियम का कॉम्बिनेशन बना दिया है ना, लेकिन अब क्या कहता है कि सोडियम का अलग अलग आपका पढ़ोगे कि सोडियम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका यूज क्या है, ऐसे कैसे करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें पहला आपका क्या है, सोडियम है। तो आज सोडियम के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे दिन किसी और मतलब कुछ और पढ़ेंगे। तो देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, NaCl। Na पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे, तो मतलब दोनों NaCl मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके काम कर रहा है, ठीक है। अब कहता है कि सोडियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन बनाया इसने, है ना। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होगा, कितना होता है, 58.444, जिसमें कि आपका NaCl का जो परसेंटेज रहेगा प्योरिटी का वो कितना होगा, उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है, ये बहुत हाई है। उसके बाद क्या कहता है कि विद नो अदर इंग्रेडिएंट, और जब ये प्योर है तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, और कोई इंग्रेडिएंट होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्या कहता है, सिर्फ कंटेन्स एटलीस्ट 99.5% प्योर NaCl। अगर इसमें कुछ और ऐड करोगे तो वो प्योर नहीं रहेगा, सबसे पहली बात। उसके बाद इसका परसेंटेज भी घट जाएगा, है ना। तो इसलिए 99.5% क्या होता है उसमें, प्योर NaCl की प्रेजेंस होती है, ठीक। अब कहता है कि नेचुरली इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पाए जाते हैं आपके सोडियम क्लोराइड, सी वाटर में, लेक्स में। देखो ये जो लेक्स पाए जाते हैं, जैसे कि सांभर लेक है ना, वो सुना होगा, इंडिया में ही है। और सॉल्ट वेल्स मतलब कि जो आपके कुआं होते हैं, पहले मतलब क्या होता है, कुआं ही होते हैं। फिर आपके क्या होगा, डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि रॉक सॉल्ट होते हैं, कहाँ पे जमे रहते हैं, डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, मतलब मान लो कहीं पे आपका जो वो रॉक सॉल्ट है वो जमा हुआ है, तो वो भी एक सोर्स किसका होता है, सोडियम का। आप वहां से भी उसको ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। अब देखो ये पंजाब में है तो है, लेकिन पाकिस्तान में भी पाया जाता है। मैंने पाकिस्तान रिमूव कर दिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी, क्योंकि पंजाब के बगल में ही है ना शायद, है ना, वहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पाकिस्तान भी था, तो इसको मैंने हटा दिया। अपने देश से मतलब रखना चाहिए, क्या है ना। तो मतलब बुक में जब पढ़ने जाओगे तो इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं ऐसा ना सोचो मैं हमने निकाल दिया इसे, ठीक है। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने निकाल दिया। पढ़ सकते हो, बाकी ये मतलब मिलता है वहाँ पाकिस्तान में। अगर किसी को पाकिस्तान जाना हो लेने के लिए तो चले जाना, ठीक है। अब देखो किसी को जाना है, नहीं जाना तो ठीक है, पंजाब ही पर हो, ठीक। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि मतलब जो ये रॉक सॉल्ट का डिपॉजिट होता है वो पंजाब में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी है, क्योंकि आसपास में पड़ते हैं एरिया एक तरह से। लेकिन यहाँ से मैंने हटा दिया इसे, क्योंकि हम तो इससे कुछ लेते देते हैं नहीं, दे ही देते, लेते तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इसे क्यों ले, सोडियम क्लोराइड भी तुम ही रखो। तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। जब बुक में पढ़ोगे तो उसमें मतलब कि पाकिस्तान भी आएगा, तो इसलिए मैंने बता दिया कि देख के यह ना बोलो कि मैम ने तो इसे हटा दिया, है ना। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, हम सोचे इंडिया का खाली पर है, ठीक। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, सिंपल सा बात है, सोडियम क्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना, बनाएंगे। कहते हैं कि कॉमर्शियली सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलोपेंस। सेलोपेंस क्या होते हैं आपके, पढ़ लो यहाँ। यहाँ पे इसको हटा देना, समझे, ये मत पढ़ना। क्या होता है पेंस आपका, आर वाइड फ्लैट कंटेनर यूज टू लेट सी वाटर इवापोरेट अंडर सन। मान लो कि जैसे घर में अगर मान लो कोई चीज गर्म पानी करना हो तो कैसे करते हो,
लेते हो ना, टिन का बर्तन हो चाहे एल्यूमिनियम का बर्तन हो, जो भी हो, एक बड़ा सा ले लेते हो, है ना, मतलब जितना आपको गर्म करना हो। अब यहाँ पे तो ये फॉर्मुलेशन बन रहा है, तो ये तो बहुत बड़े पैमाने में बनेगा, है ना, तो इसलिए बहुत बड़ा एक सेलो पेन होता है, वाइड होता है, फ्लैट होता है कंटेनर, जो कि क्या करता है, इवापोरेट करता है किसके अंदर, सनलाइट के अंदर, ठीक है, कि मतलब उसको छोड़ देता है अपना, धूप उसको, पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। इवापोरेशन में यही होता है ना। और देखो क्या कहता है कि अब ये तो होगा कि चलो मतलब कि कॉमर्शियली सोडियम क्लोराइड कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, सेलो पेन्स ऑफ सी वाटर, मतलब एक सेलो पेन में सी वाटर को लेंगे, कैसे और किस प्रोसेस से, इवापोरेशन के प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा क्या है, इट कंटेन्स सेवरल इम्प्यूरिटीज सच एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सब इम्प्यूरिटी इसके लिए है तो दूसरे भी चीज के लिए इम्प्यूरिटी ही हो, नहीं, सिर्फ NaCl में ये सब क्या माना जाएगा आपका, इम्प्यूरिटी। अगर इनकी प्रेजेंस होगी तो मतलब ये इम्प्योर है, ठीक है, इसको बाहर निकालो, इसको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, NaCl चाहिए, ठीक है, और हमको उसमें ना सोडियम कार्बोनेट चाहिए, ना सोडियम सल्फेट चाहिए, ना मैग्नीशियम चाहिए क्लोराइड, ना मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ सोडियम और क्लोराइड चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब यहाँ पे इम्प्यूरिटीज हो जाएंगे, ठीक। आप कहते हैं फॉर आप देखो मैंने क्या सिखाया था, इम्प्यूरिटीज में पढ़ा था ना, इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, बहुत सारे मेथड्स यूज करेंगे, ताकि वो, क्योंकि अगर वो इम्प्यूरिटीज हमारे फाइनल प्रोडक्ट में चले जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, है ना, डिकम्पोज। तो कहता है कि फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फर्स्टली द कॉमन सॉल्ट इज टू बी डिजोल्व इन द सीमेंटेड टैंक। सबसे पहले क्या, सीमेंटेड टैंक मतलब सीमेंट तो सबको पता होगा, तो ईडी लगा मतलब कि किसी को पता नहीं, ये तो पता है ना सीमेंट सबको। अब इसमें ईडी लग गया तो मतलब तुम लोगों को नहीं पता, यही ना कहने का मतलब है कि मैम सीमेंट तो पता है लेकिन ईडी नहीं पता हमको, है कि नहीं। तो सीमेंटेड मतलब वही सीमेंट होता है जो सोच रहे हो तुम। ऐसे टैंक्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, देखा है कभी, देखा होगा ना। तो सीमेंटेड टैंक होते हैं जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, एंड देन सम लाइम एंड एलम आर एडेड। लाइम क्या होता है, लाइम क्या होता है, पढ़ लो, नीचे लिखा है, लिखो, पढ़ो, सॉफ्टन्स वाटर एंड रेजेस पीएच। ऐसा जो वाटर को क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम करता है और पीएच को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा एलम है, एलम का काम क्या है, मतलब कि जैसे मान लो कि कोई एलम ऐसा चीज है कि मान लो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी सारी आके एक तरह जमा हो जाएगी और हम इजीली उसको निकाल लेंगे। क्या कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे वो थक्का जम जाना, है ना। तो यही कह रहे कि एलम हेल्प्स रिमूव इम्प्योरिटीज बाय कोएगुलेशन। यहाँ पे कोएगुलेशन का प्रोसेस यूज करेगा, लेकिन यहाँ ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगे, ठीक है। तो कहता है कि हम इम्प्योरिटी को सबसे पहले रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे किसमें, सीमेंटेड टैंक में। देन उसके बाद हम उसमें लाइम यूज करेंगे और एलम यूज करेंगे। लाइम क्या करेगा, सॉल्यूशन मतलब कि जो भी आपका वाटर रहेगा उसका वो सॉफ्ट करेगा और उसका पीएच बढ़ा देगा। उसके बाद बोल रहा है एलम यूज करने के लिए, है ना। एलम का काम क्या है, इम्प्योरिटी को रिमूव करने, कोएगुलेट करके उसको निकाल देगा बाहर, ठीक है। अब कहते हैं एज अ रिजल्ट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज स्टार्ट सेटलिंग डाउन एंड देन क्लियर सॉल्यूशन आर पोर्ड इनटू आयरन पेंस। अब रिजल्ट क्या आया कि जो आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगा वो क्या होगा, सेटल डाउन शुरू हो जाएगा, उसका धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, वो नीचे आके जम जाएगा, ठीक है। अब कहता है देन क्लियर सॉल्यूशन आर पोर्ड इनटू आयरन पेंस। अब जो आपका क्लियर सॉल्यूशन होगा उसको आप फिल्टर करके किस में डाल दोगे, आयरन पेन्स में, ठीक है। आयरन पेन क्या होगा, आयरन मतलब और पेन मतलब वही कोई भी कंटेनर, है ना, जो आयरन का बना हुआ है। उसके बाद सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड पोर्ड इनटू आयरन, वही वाली बात हो गई, ठीक। अब कहता है कि सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्म एंड सेटल डाउन। सॉल्ट का क्रिस्टल बनता है और वो सेटल डाउन हो जाता है, मतलब सेटल डाउन मतलब नीचे की तरह आके जम जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं द रिमेनिंग लिक्विड इज रिमूव्ड एंड इवापोरेटेड टू गेट मोर सॉल्ट। अब जो बचा हुआ लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे एंड इवापोरेट करेंगे ताकि जो है हमको और भी सॉल्ट मिल सके। तो NaCl बनाने का ये आपका क्या था, प्रोसीजर था। ठीक है, कैसे हम NaCl को प्रिपेयर करते हैं। मान लो समुद्र में से कहाँ से निकलता है सॉल्ट, कहाँ से आता है, तो ये सब व्यवस्था भी कहाँ होगा, उसी के आसपास होगा। मतलब लगा के छोड़ देंगे अपना, आराम से निकलते रहेगा, है ना। उसके बाद कहता है आपका ऐसे, इसका ऐसे तो तुम लोग जानते होगे क्या होता है, पता है ना। आप कहते हैं कि अराउंड 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल इज डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। क्या करोगे, कोई जो भी आप सैंपल लोगे, चाहे वो किसी का भी चीज़ का हो, सोडियम का हो, क्लोराइड का हो, जिसका भी ले रहे हो, ठीक है, तो उसको हम किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में। देयरफॉर 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 नाइट्रेट, 3 ml ऑफ HNO3 अमोनियम नाइट्रेट, है ना, 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट आर एडेड इन 50 ml ऑफ वाटर। ये सॉल्यूशन लिया हमने, फिर ये सॉल्यूशन, फिर ये सॉल्यूशन, और इन सब सॉल्यूशन को लेके हमने क्या किया, 50 ml वाटर में मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट अंटिल इट चेंजेस टू रेडिश येलो इन कलर। क्या होगा, 0.1 नॉर्मल अमोनियम थायोसाइनेट तो बनेगा, ठीक है, लेकिन कब, जब तक वो अपना चेंज कलर ना कर ले येलो, रेडिश येलो, तब तक वो आप देखो, जब आपका एंड पॉइंट क्या होता है ना, तो कोई भी मतलब कि रिएक्शन का एंड पॉइंट तब आएगा जब वो क्या करता है, तो ये प्रिपरेशन का मेथड कब कंप्लीट होगा, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आपका ये अमोनियम थायोसाइड बन के तैयार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज दिया है कि अब यहाँ AgNO3 का बात किया तो 0.1 AgNO3 इक्वल टू कितना होता है आपका, ठीक है, कहीं भी अगर आएगा कि 1 ml ऑफ 0.1 N, ये हमेशा मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू इतने में क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.00584 ग्राम NaCl। ठीक है, ऐसे वाला पार्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है तो ऐसे वाला पार्ट हमेशा देगा। अगर मान लो कोई स्ट्रिक्ट टीचर जिसको बहुत मतलब अंदर से क्वेश्चन बनाने की आदत हो, अगर वो बनाता है तो ये चीज़ें ज़रूर डालता है उसमें, ठीक है। अब देखो, ये तो चलो सोडियम क्लोराइड हो गया। अब सोडियम क्लोराइड का बात आया तो अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि दिखता कैसा है, टेस्ट कैसा है ना, कितना डिग्री पे उसको स्टोर करेंगे, pH कितनी रहेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि उसको हम उसके हिसाब से स्टोर कर सके, उसको हम उसके हिसाब से पहचान सकें, है ना। तो उसके लिए आपका क्या होता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं आपके, आप सबसे पहले क्या आता है, कोई इंसान अगर तुम्हारे सामने आता है तो सबसे पहले क्या देखते हो, दिखता कैसा है ना। आधा लोग तो लुक के बेसिस पे ही जज करते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे ही जज करते हैं, है ना, कि अगर अच्छा खासा पहन के आया तो मतलब अच्छा होगा, अगर मान लो नहीं आया तो हो नॉर्मल सा होगा कोई, है ना। आज का ज़माना यही है, जनरेशन, सब कुछ अपीयरेंस के बेसिस पे ही जज किया जाता है। ठीक है, आधा कोई नॉलेज नहीं देखेगा आपको कि आप का अपीयरेंस ठीक नहीं है तो गेट पर से ही लौटा सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है नॉलेज से। आज का ज़माना है, जितना दिखेगा उतना बिकेगा, ठीक। तो इसलिए अपीयरेंस क्या है, बहुत ज़रूरी है। किसी को नहीं है आप अंदर से कैसे हो, नहीं। अगर कोई मतलब पूरा एकदम मेंटेन रहता है फुल्ली अपीयरेंस में, अरे भाई क्या बात है, चलो भले उसको कुछ नहीं आता, वो अलग बात है, ठीक। लाइफ में अभी तुम लोग बहुत ग्रोथ नहीं की हो, जब आगे जाओगे तो पता चलेगा ये सब चीज़ें कि अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का भी क्या है, अपना अपीयरेंस है, ठीक है। क्या है, बेचारा कोई कलर ही नहीं होता उसके पास, ठीक है, कलरलेस होता है। नमक तो देखते होगे ना घर में, कौन से कलर का आता है ना, तो वो कलरलेस होता है। प्लस में क्या होता है, देखोगे दाना दाना रहता है, हल्का हल्का, पूरा पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है वो, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है। क्यूब जानते हो, क्यूबिक नहीं जानते होगे लेकिन क्यूब तो जानते होगे, है ना, वही स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्यूबिक, ठीक है। अब है ऑर्डर मतलब स्मेल कैसा होता है इसका, कुछ नहीं होता है क्या, नहीं होता। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी क्या हो गया, 2.16। pH कितनी रहेगी, तो एसिडिक हुआ या बेसिक,
है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 801 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब तुम समझ रहे हो इसको कितने हीट में, तब ना सनलाइट में छोड़ देता है एकदम से, है ना। अब है इवापोरेट कैसे, बॉइलिंग पॉइंट कब इसको चाहिए, जब इवापोरेट करोगे तभी तो चाहिए, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट कब करना है हमको, जब उसको मेल्ट करेंगे। अब है कि स्टेबिलिटी, स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ यूज एंड स्टोरेज, मतलब इसको कहीं भी आप स्टोर यूज करके ऑर्डिनरी कंडीशन में रख सकते हो। अब किचन में रेफ्रिजरेटर में तो कोई नमक रखते हुए देखा हो कभी, रखे हो फ्रिज में नमक, नहीं रखे हो ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो किसी डब्बा में डाल के किसी चीज़ में डाल के, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि अगर मॉइस्चर गेन कर गया तो उसमें पानी आने लगता है ना, तो इसलिए पैक करके बस रखो, वही बहुत बड़ी बात। सॉल्युबिलिटी, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, नमक में पानी मतलब कि डालो, अगर एग्जाम्पल कॉमन लो तो हम अगर जो यूज़ करते हैं नमक, पता भी नहीं चलता है 1 मिनट के बाद पानी में चलता है, सॉल्यूब बहुत अच्छे से मिल जाता है ना। अब कहता है कि स्लाइटली मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, इससे भी ज़्यादा सॉल्युबल किस में होता है, जब गर्म पानी में हम उसको डालते हैं, ठीक है। और गर्म पानी में तो कुछ भी सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब जिसको नहीं भी होना होता वो भी हो जाता है, ठीक है। अब है सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, स्लाइटली सॉल्युबल इन एल्कोहल, ग्लिसरीन में भी ये सॉल्युबल होता है आपका, लेकिन एल्कोहल में जो होता है वो हल्का सा सॉल्युबल होता है, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा। तो एल्कोहल में जब आप नमक मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, समझ गए, मतलब इतना नहीं पर पता चल जाएगा अगर कोई देखेगा तो। अब है इसका केमिकल रिएक्शन, इट गिव्स अ कर्ड लाइक वाइट प्रेसिपिटेट बाय रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जब आप इसको क्या किसके साथ करोगे रिएक्ट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप बनाओगे तो ये आपको क्या देगा, कर्ड लाइक, कर्ड मतलब क्या होता है, हाँ दही ही होता है, इतना मुंह बना रहे दही ही होता है कर्ड का मतलब, ठीक है। कर्ड कैसा होता है, पूरा क्रीमी होता है, एकदम जमा जमा सा, है ना। तो उस जब आप इसको करोगे NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वो क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा AgCl, मतलब कि जो आपका सोडियम सिल्वर किसके साथ कंबाइन होगा, क्लोराइड के साथ, और सोडियम NO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये जो आपका रहेगा प्रेसिपिटेट जो बनाएगा वो कैसा रहेगा, वाइट, बिल्कुल दही के तरह, वाइट भी, दही भी तो वाइट ही होता है ना, सेम टू सेम उसके जैसा। अब है दूसरा आपका इट ऑक्सीडाइज टू गिव क्लोरीन व्हेन, अब क्या होता है कि क्लोरीन को बनाने के लिए क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। कब, जब व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड, जब आप सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हो तो क्या होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए डाइऑक्साइड, ठीक है, या मोनोऑक्साइड, मतलब मोनो में कितना होता है 1, अब बाई में 2, तो बाई रहे चाहे डाई रहे 2 ही, ठीक है, और मोनो रहे तो 1, तो यहाँ पे आपका डाइऑक्साइड है, ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें 2 सोडियम क्लोराइड है, यहाँ 2 लिखा है तो मतलब 2 पेयर में है, 1 सोडियम क्लोराइड तुम यहाँ से निकाल सकते हो तो भी 1 सोडियम क्लोराइड बचा रहेगा, ठीक है। अब कहता है कि जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम किसके साथ जाके रिएक्ट कर रहा है, SO4 के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करें, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, जल्दी बताओ कितना SO4 है, कितना SO4 है, देखो गिनो कितना सोडियम क्लोराइड, 2 है पक्का, 2, ये कितना है, 1 ही है, बस ऑक्सीजन उसमें 2 है, इसमें कितना है H2SO4 कितना है 2। और अब देखो रिएक्शन देखना क्या बना, अब यहाँ पे और क्या लिया है, रिएक्शन में क्या बनाया है MnSO4, अगर हम यहाँ से एक SO4 निकालते भी हैं तो भी हमारे पास 1 बचा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम खत्म, SO4 1 खत्म, ठीक है। अब क्या बनाया Na2 और SO4, ये Na2 आपका आ गया और SO4 भी आ गया, अब SO4 खत्म, अब है SO4 नहीं है ना। उसके बाद क्या हो गया आपका, क्या बचा है 2H2O बचा है ना, यहाँ पे इसका वाला भी बचा है, O बचा हुआ था, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ था ना, क्योंकि सिर्फ मैग्नीशियम जाके कंबाइन हुआ है ना, तो ऑक्सीजन तो 2 बचा हुआ ही है, तो ये आपका क्या आ गया 2H2O, 2 हाइड्रोजन
ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, पक्का 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या अब बचा क्या बेचारा, क्योंकि सोडियम तो इसके साथ चला गया, बचा किसको छोड़ दिया, क्लोराइड को। और इसने क्या बोला था कि ऑक्सीडाइज होता है किसको बनाने के लिए, क्लोरीन को बनाने के लिए, ठीक। तो आपका बन गया क्लोरीन, ठीक है, आपस में तो सब कंबाइन हो गया, लेकिन बचा क्या आपका क्लोरीन, ठीक है। अब है इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे, तो Na जो है आपका वो किसके साथ जाके कंबाइन होगा, SO4 के साथ ना, सोडियम SO4 के साथ जाकर रिएक्ट होगा, जो कि क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। और बचा क्या आपका, यहाँ पे Cl और यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका 2HCl, है ना, ये HCl बना लिया और ये आपका कंबाइन हो गया। तो क्लोरीन बनाने, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब है कि चलो ये अब खत्म ही होने वाला है, अब यूजेस क्या हो जाएंगे इसके, इतना तो पढ़ लिया यूजेस, मतलब अभी तक जितना भी पढ़ो सब तो वही यूज आएगा इसमें। क्या क्या, पहला इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में जब वाटर की कमी हो, ठीक है, सोडियम लॉस हो तो सोडियम हम ले लेंगे, वॉल्यूम लॉस विच में रिजल्ट ड्यू टू, अब देखो ये सब होगा क्यों, डिहाइड्रेशन, सोडियम लॉस, वॉल्यूम लॉस, ये सब होगा क्यों, एक्सेसिव डायरियोसिस मतलब टू मच यूरिन का लॉस हो जाना, बहुत सारा मतलब यूरिन बाहर हो गया आपके बॉडी से, ठीक है। और गैस्ट्रो इंट्रेटाइटिस, ठीक है, क्या है, गैस्ट्रो इंट्रेटाइटिस, पढ़ो, गैस्ट्रो इंटेरेटाइटिस, इंट्रेटाइटिस, ऐसे ही पढ़ना है इसको, ठीक है, जोड़ के पढ़ना, इतना नहीं पढ़ पाओगे। कहता है कि इसमें क्या होता है आपका, लॉस ऑफ सॉल्ट वाटर ड्यू टू वॉमिटिंग और डायरिया, मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा हो या डायरिया हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी से सॉल्ट और वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, तो जिसके वजह से हमको ये हो जाता है डिहाइड्रेशन, सोडियम लॉस, वॉल्यूम लॉस, ये सब, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका सॉल्ट का इंटेक होता है डाइट में, जैसे आप खाना खा रहे हो तो सॉल्ट की जो उसमें वॉल्यूम डाले हो बहुत कम डाल रहे हो, है ना। जैसे मान लो कि किसी पेशेंट को घर में डायबिटीज होता है ना, शुगर, तो वो क्या खाता है, चीनी कम खाता है। अब उसके वजह से पूरे घर के लोग भी चीनी नहीं खाने लगते हैं ना। वैसे ही किसी को हाई ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो क्या होता है, नमक छोड़ देता है ना। उसके वजह से पूरा घर भी, अब मान लो कि पापा को नमक हो गया, मतलब कि बीपी हाई हो गया, तो घर में खाना तो मेन पापा, हम लोग क्या है, कुछ है, कुछ है, हमारा कोई इज्जत है नहीं है, तो मतलब खाना बनता किसके लिए है, मेनली घर के बड़ों के लिए, है ना, पापा हो गए, दादाजी हो गए, इन सब के लिए, और अकॉर्डिंगली भी उन्हीं के बनते हैं। तुमको खाना है, तुम नमक मिला के खा लो। अब इसके वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में भी कम हो जाएगा नमक, है ना। पापा तो ठीक हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर नमक नहीं लिया, मान लो कि हो जैसा है खा लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपके डाइट में जब प्रॉपर सॉल्ट इंटेक नहीं होगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मतलब कई घरों में बीमार लोग होते हैं, है ना, जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, हाई बीपी का, तो उनके घर में क्या होता है कि खाना, मतलब कि खाने में नमक कम पड़ता है। अगर वही खाना पूरे घर के लोग खा रहे हैं, क्योंकि अब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग खाना तो बनेगा नहीं, है ना, घर में, हाँ ये हो सकता है कि जिसके बड़े लोगों के घर में 4-5 नौकर होते होंगे, बनाते होंगे अलग अलग, पर नॉर्मल घर का कहानी अगर मैं बताऊं तो ऐसा ही होता है कि तुमको नमक चाहिए, तुम लेके खा लो, है ना। किसी के घर में है ऐसे लोग, बीपी के होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, किसी ना किसी के घर में ज़रूर होंगे, भले तुम्हें पता नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन तब आता है, ठीक है, जब आपके डाइट में प्रॉपर सॉल्ट होता ही नहीं है। और क्या है आपका 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड। अब देखो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड इसमें भी यूज होता है एज आई ड्रॉप, ठीक है। आई ड्रॉप एज आ यूज करोगे कैसे, ताकि वो हमारे आंख में जब कोई आई ड्रॉप जाए तो वो इरिटेटिंग ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड। फिर आपका आया नेजल ड्रॉप। आई ड्रॉप तो आंख के लिए होगा, नेजल ड्रॉप नाक के लिए, ठीक है, उसमें ताकि नेजल कंजेशन से हमें रिमूव मिले। जैसे नाक फंस जाता है वह प्रॉपर, उसमें क्या होता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे होते, उन सब केस में। उसके बाद क्या होगा, एज अ माउथ वॉश। माउथ वॉश मतलब
जैसे दांतों पे परत जम गई हो या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है ना, गला खराब हो गया, तो उन सब केस में भी हम माउथ वॉश यूज करते हैं। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा आपका 0.9% सोडियम क्लोराइड इन तीनों चीज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मतलब अब जब भी आई ड्रॉप लाओ, क्या नेजल ड्रॉप लाओ, चाहे गागल क्या कहते हैं माउथ वॉश लाओ, सब में देख लेना कि है या प्रेजेंट नहीं सोडियम, सब में होती है। ठीक, ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज है। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और ये नेजल ड्रॉप तो सबके घर में आती होगी, है ना? नहीं आती? ऐसे ही ठीक कर लेते हो सारे। किसी को कान नाक का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आंखों की भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखना, ठीक है, अब अगर हो तो देखना। घर में भी होता है, एक समय आता है जब सबको आंखों की प्रॉब्लम होने लगती है। होता है ना, वही तो बोल रही हूँ मैं, होता है, तुम बोल दिया नहीं। उसके बाद इट इज ऑल्सो एडेड इन डर्मेटोलॉजी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रेटिंग एजेंट। अब देखो डर्मा मतलब ही क्या हो गया, हाँ है ना, मतलब कि स्किन पे। तो ऐसे प्रिपरेशन में भी यूज होता है जो हमारे डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस जो होते हैं, क्या डर्मेटोलॉजिकल, ठीक है, ऐसे प्रिपरेशंस जो होते हैं उसमें भी काम होता है एज अ हाइड्रेट करने, मतलब आपकी बॉडी में जैसे कि हाइड्रेशन आप आजकल सभी ढूंढते हैं, गर्मी के दिन में देखोगे सभी को हाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होती है ना, ताकि वो क्या कर सके, स्किन को हाइड्रेट करके। हाइड्रेशन क्या होता है ना, तो इसीलिए इसमें भी आपका यूज होता है। फिर क्या कहता है, इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सम फॉर्मुलेशंस। कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो कि उसमें भी यूज होता है फॉर्मुलेशन, चाहे आप कुछ मतलब कि जैसे इन चीज़ों से रिलेटेड अगर फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन बना रहे हो तो उनमें भी आपका सोडियम का यूज होता है। ठीक है, तो ये तो कहानी रही किसकी, सोडियम की। अब यही कहानी ऐसा ही कहानी आएगी किसकी, पोटासियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, है ना। 4 पढ़े थे ना, पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम और ठीक है और ORS। चलो ये तो हो गया किसका एग्जाम्पल, सोडियम पोटासियम वाला का, है ना। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, जो मेन आपके 3 सॉल्यूशन होते हैं, सोडियम पोटासियम रिप्लेसमेंट। सोडियम पढ़ लिया, पोटासियम बचा है, मैग्नीशियम बचा है और ठीक है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो।